हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो एसी रिपेयरिंग कोर्स की 50वें दिन की वीडियो है और आज की ये वीडियो हमारे इस एसी रिपेयरिंग कोर्स की आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि आज के दिन हम ये सीखने वाले हैं कि स्प्लिट एसी में कौन कौन सा दोष आता है और उसको किस तरीके से आप ठीक करेंगे। इसके बाद कोई वीडियो नहीं आने वाला है स्प्लिट एसी से संबंधित या विंडो एसी से संबंधित, लेकिन फिर भी आप लोग अपना कमेंट करते हैं, डिमांड करते हैं कि ये चीज़ पर वीडियो रह गया है, तो उस चीज़ के लिए हम अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन आज के जो इस वीडियो के बाद जो है कि एसी रिपेयरिंग कोर्स को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद आप वॉशिंग मशीन का कोर्स करेंगे। इसी चैनल के ऊपर हम कुछ दिन का विराम लेंगे, उसके बाद जो है कि वॉशिंग मशीन का आपको कोर्स स्टार्ट किया जाएगा और उसमें आपको वॉशिंग मशीन से संबंधित सारी चीज़ें बताई जाएगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जो स्प्लिट एसी होता है उसमें किस किस प्रकार के दोष आते हैं, मतलब खराबियां कौन कौन सी आती हैं और आप उनको किस तरीके से ठीक करेंगे। यदि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक हमारी सभी वीडियो को आपने देखा है, मन लगा करके देखा है और नोट्स तैयार किया है, तो ये जितने भी हमने यहाँ पर दोष लिखे हैं, 15 दोष लिखा गया है, ये सभी दोष का आप उपाय खुद ढूंढ सकते हैं, खुद आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में इन्हीं 15 दोष के बारे में बताएंगे कि ये दोष जब आते हैं, मतलब एसी के अंदर ये खराबी आती है, तो आप उसको किस तरीके से ठीक कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है स्प्लिट एसी से संबंधित दोष एवं उनके उपाय। तो ये सारे दोष हमने लिख दिया है, एक एक करके हम दोष को पढ़ते जाएंगे और उसका उपाय बताते जाएंगे और आप लोग उसको समझते जाइएगा। चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला दोष हमारा ये है कि स्प्लिट एसी ऑन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा दोष यदि कोई आ सकता है तो ये यही आएगा, स्प्लिट एसी ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो स्प्लिट एसी का जो मेन पावर प्लग होता है, मतलब सॉकेट होता है, जहाँ पर स्प्लिट एसी का पावर प्लग लगाया गया है, पहले उस सॉकेट में वोल्टेज को चेक कर लीजिए, क्योंकि एसी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। इसका मतलब हो सकता है कि वोल्टेज आपका यहाँ पर नहीं आ रहा होगा, वायरिंग में खराबी हो सकती है। यदि यहाँ पर वोल्टेज ठीक आ रहा है तो उसके बाद उसके इन स्प्लिट एसी का जो इंडोर होता है, जो मेन लीड आया हुआ है यहाँ से और एसी के अंदर जो गया है, उस लीड को बारी बारी से जो 2-3 वायर होते हैं ना, यहाँ पर अर्थ वाला लगता है, इधर बाएं साइड पर हमारा न्यूट्रल लगता है और दाहिने साइड पर हमारा फेज लगता है। तो इन तीनों तारों को बारी बारी से चेक कर लीजिए। यदि ऊपर वाला खराब भी रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, न्यूट्रल और फेज वाले तार हमारे सही होने चाहिए। तो मेन लीड का वायर तो जल्दी खराब होता नहीं है, तो ये ना के बराबर है, मतलब कि 99% ये दोष नहीं आएगा कि मेन लीड खराब हो सकता है। इसके अंदर हो सकता है कि पावर नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर पावर आ गई, एसी के अंदर जो लीड है, लीड के द्वारा सप्लाई पहुँच भी रही है, लेकिन फिर भी हमारा एसी ऑन नहीं हो रहा है, स्प्लिट एसी है, ऑन नहीं हो रहा है। तो उसमें और क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो पीसीबी है, पीसीबी खराब हो चुका हो, और पीसीबी खराब में ये भी हो सकता है कि उसका जो फ्यूज होता है, पीसीबी में एक मेन फ्यूज होता है, पहले आप उस फ्यूज को चेक कर लीजिए। फ्यूज का कंटिन्यूटी चेक करेंगे दोनों तरफ, मतलब कि आप अपने मीटर का दोनों जो प्रोब होता है कंटिन्यूटी रेंज में सेट करके मीटर को लगा के देखिएगा। यदि उसमें से बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब कंटिन्यूटी मिल रहा है, तो मतलब आपका फ्यूज सही है, कहीं और से आपका जो पीसीबी है प्रॉब्लम में है। और उसके बाद जो है कि हो सकता है कि यदि आपका फ्यूज खराब है, फ्यूज को सही कर दीजिए, मतलब दूसरा लगा दीजिए, दूसरा लगा देंगे फ्यूज, तो हो सकता है कि आपका यदि फ्यूज खराब रहेगा तो हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। मान लेते हैं फ्यूज भी सही है, बाकी कहीं अन्य जगहों से हमारा जो सिस्टम है गड़बड़ हो गया है। तो जो आपको हमने ट्रिक बताया है, यहाँ पर क्या किया जाता है, आप अलग अलग करके
तीन मोटर होते हैं जो मुख्य मोटर हैं, 3 मोटर। जैसे आपका इंडोर के अंदर एक ब्लोअर मोटर होता है, उसको आप चेक कर लीजिए, अलग से निकाल करके पूरा वायर निकालिए और वायर निकालने के बाद उसको सप्लाई दे करके डायरेक्ट चेक कर लीजिए। ये चीज़ आपको आना ज़रूरी है, किस तरीके से आपको मोटर चेक किया जाता है, पीछे हमने सब कुछ बताया है। उसमें हाई लो मीडियम कैसे पता किया जाता है और कैपेसिटर कहाँ लगता है, तो मोटर को आप चेक करके मतलब चालू कर लीजिए डायरेक्ट फेज न्यूट्रल दे करके। तो मोटर यदि चल जाता है तो समझिए कि वो ठीक है। कंप्रेसर को आप ना चेक कर लीजिए, कंप्रेसर भी चालू हो जाना चाहिए। और कंप्रेसर के बगल में जो कंडेंसर का पंखा होता है, आउटडोर की बात की जा रही है, वहाँ पर पंखे वाला मोटर भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ सही है तो हमारा पीसीबी खराब है, ठीक ना। पीसीबी को न भी चेक करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीसीबी चेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यदि इलेक्ट्रॉनिक आप जानते हैं, टीवी वगैरह रिपेयरिंग करना जानते हैं, तो पीसीबी को भी आप चेक कर सकते हैं। हमारे जो ये चीज़ एसी फ्रिज आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक दोनों होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पर विशेष आप यदि पीसीबी खराब होता है तो पीसीबी को नो चेक करके आप इन चीज़ों को चेक करेंगे तो ये आसान रहेगा। पीसीबी में छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सा खराब है क्या नहीं खराब है, तो इसमें यदि आप फंसेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप जल्दी से चेक करना चाहते हैं तो तीनों मोटरों को जल्दी से चेक कर लीजिए, कंप्रेसर को अलग से चालू कर लीजिए, फैन मोटर जो कंडेंसर वाला होता है उसको अलग से चालू कर लीजिए, इंडोर का मोटर होता है उसको अलग से चालू करके देख लीजिए, अलग अलग सप्लाई दे करके सबको चालू करके देख लीजिए। संतुष्ट हो जाइए कि हमारा जो ये सिस्टम है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि हमारा पीसीबी खराब है। पीसीबी को हटाइए, दूसरा पीसीबी लगाइए, आपका जो सिस्टम है चालू हो जाएगा। तो पहला दोष आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें किसी भी तरह का सिस्टम मतलब खराबी आती है तो पीसीबी से हो सकता है प्रॉब्लम होगा, या तीनों मोटर तो एक ही साथ खराब नहीं हो सकता। यदि पीसीबी मान लेते हैं सही भी है तो तीनों मोटर एक ही बार तो खराब होंगे नहीं, कोई ना कोई तो जरूर चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी खराब हो जाएंगे। तो इसका अर्थ यह है कि यदि ये ऑन नहीं हो रहा है तो या तो यहाँ मेन सॉकेट में आपका लाइट नहीं आ रहा है, या फिर सॉकेट में लाइट आ रहा है तो आपका जो पीसीबी है उसका फ्यूज खराब है। फ्यूज नहीं खराब है तो आपका पीसीबी पूरी तरह से डेड हो चुकी है, वहाँ पर नया पीसीबी लगाइएगा, ठीक हो जाएगा। एक और चीज़ आपको बता दें, जो स्प्लिट एसी से संबंधित दोष एवं उपाय है, ये किस प्रकार के एसी से संबंधित है, तो नॉन इन्वर्टर मॉडल एसी से संबंधित है। और उसी एसी से संबंधित जो ये दोष लिखा गया है, ये सारे दोष उसी से संबंधित है और उनके बारे में ही यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इन्वर्टर मॉडल में भी दोष आते हैं तो उसमें जो है कि कोड लिखता है, जैसे एरर कोड है तो एरर कोड लिखेगा तो आप उसको देख करके समझ जाएंगे कि नहीं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। उसके लिए एक बुकलेट आता है, हर एक कंपनी अपना बुकलेट देती है, कॉपी देती है, मतलब किताब देता है एक प्रकार का, उसी में एरर कोड वगैरह लिखा रहता है। या फिर आपको नेट पर बहुत सारे एरर कोड, क्योंकि हर एक कंपनी का एरर कोड अलग अलग होता है, इसके वजह से यदि उस पर वीडियो बनेगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। इसी वजह से इन्वर्टर मॉडल का जो दोष है यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, आप उसमें भी खोजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दोष आता है तो क्या होगा, बहुत करेगा, एसी ठंडा नहीं करेगा, पंखा नहीं चल रहा है, मोटर नहीं चल रहा है, तो आप उसको पहले खोलिए तो सही, खोल करके देखिए, कहीं ना कहीं तार और कटा होगा, टूटा होगा। ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल भी चेक कर सकते हैं। यदि वो टूटा कटा है तो उसको सही कर लीजिए, वो आपका एसी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये जो बेसिक जो आपके खराबियां हैं ये सब नॉन इन्वर्टर मॉडल से संबंधित है और उसी के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए हम दूसरे पर चलते हैं, दूसरे दोष पर। स्प्लिट एसी का इंडोर स्टार्ट होता है लेकिन आउटडोर स्टार्ट नहीं होता है। मतलब ये है कि आपका इंडोर ये रहा इस तरीके का और आउटडोर कुछ इस तरीके का रहा। इस तरीके से दो पाइपें जोड़ी जाती हैं और एक वायर जोड़ा गया होता है, इस तरीके से होता है। ये इंडोर है, वो आउटडोर है। इंडोर स्टार्ट होने का मतलब क्या समझते हैं आप? इंडोर जब स्टार्ट होगा तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो पंखा है ना वो चलने लगेगा तो समझ जाइए कि इंडोर स्टार्ट हो गया। इसके अंदर ब्लोअर होता है वो चलने लगता आता है तो हम कहते हैं कि इंडोर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन कुछ देर बाद ये चालू होना चाहिए, आउटडोर जो है कुछ देर बाद चालू हो जाना चाहिए। जैसे
3 से 5 मिनट का समय लगता है और ये चीज़ चालू हो जाना चाहिए। यदि नहीं चल रहा है तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका पीसीबी जो लाइट 3 मिनट बाद आउट करने वाला है वो नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पीसीबी में जो ये रिले होता है, रिले में जो 3 नंबर और 4 नंबर लिखा गया होता है, जिस पे 3 नंबर में इनपुट और 4 नंबर में आउटपुट, यदि आपने वायरिंग पढ़ा होगा तो ये चीज़ के बारे में जानते होंगे। वायरिंग मतलब स्प्लिट एसी का वायरिंग जो हमने बताया था पीसीबी का। तो ये 3 नंबर और 4 नंबर को आपस में क्या करिए, शार्ट करा दीजिए, जो ये रिले 3 मिनट बाद जो सप्लाई दे रहा है ये तुरंत भेज दे उधर के तरफ। तो यदि ये तुरंत भेज दे रहा है, यदि आपने शार्ट करा दिया और आपका सिस्टम चालू हो गया, ठीक है, मतलब इधर के आउटडोर यूनिट पूरा सिस्टम, उसका कंप्रेसर और कंडेंसर वाला पंखा चालू हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पीसीबी से फॉल्ट था, पीसीबी आपको चेंज कर देना है। लेकिन यदि ऐसा करने के बाद भी हमारा ये सिस्टम नहीं चल रहा है, मतलब आउटडोर यूनिट में नहीं पंखा चल रहा है ना ही कंप्रेसर चल रहा है, तो हो सकता है कि जो यहाँ से वहाँ तक के जो तार है, ये वायर जो दिख रहा है आपको, ये वायर खराब हो सकता है, बीच में तार खराब हो सकता है। बीच में तार खराब होने का तो चांस बहुत कम होता है, लेकिन इस तार को जहाँ इंडोर में थिम्बल लगा करके जोड़ा गया है वह थिम्बल खराब हो सकता है, या फिर इंडोर में यहाँ पर जोड़ा जाता है 4 नंबर पर, तो ये थिम्बल खराब हो सकता है, थिम्बल में कार्बन आ सकता है, जंग आ सकता है, या फिर ये जो कंप्रेसर पर या जो उसके आउटडोर के ऊपर जो टर्मिनल बनाए गए हैं जहां पर इसको ले जा करके कसा जाता है, वहां पर थिम्बल लूज है या फिर वो कसा नहीं गया है सही से, तो वहां से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोई भी इधर या उधर जो तार जोड़ा गया है उस जोड़े गए तार को भी ध्यान से देख लीजिए, कहीं से न कहीं से आपको फॉल्ट जरूर मिल जाएगा। या फिर आउटडोर का कंप्रेसर डायरेक्ट स्टार्ट करके देखिए, कंप्रेसर नहीं चलता है तो हो सकता है कि आपका कंप्रेसर खराब होगा। कंडेंसर फैन नहीं चलता है तो कंडेंसर फैन भी खराब होगा। लेकिन एक ही साथ ये दोनों खराब हो जाए, ये जो है कि नहीं सही है, मतलब हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है कि एक ही साथ दोनों खराब हो। लेकिन यदि खराब हो जाते हैं तब भी इधर से लाइट जा रही है, तो ये जो लाइट जहाँ पर पहुँचती है वहाँ पर वोल्टेज चेक कर लीजिए कि वहाँ तक वोल्टेज आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है। वहाँ वोल्टेज यदि चेक हो जाए, मतलब यहाँ पर एक बक्सा होता है जहाँ पर इसके तीन तार इसमें से आते हैं, एक अर्थ आता है, एक न्यूट्रल, एक फेज आता है। तो न्यूट्रल फेज में आपको वोल्टेज चेक कर लेना है 3 मिनट बाद या 5 मिनट के बाद, ये आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या आउट डायरेक्ट आप करवा दिए हैं फिर भी ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब कंप्रेसर और आपका कंडेंसर फैन कहीं से न कहीं से खराब है। या फिर यहाँ से जो कंडेंसर या कंप्रेसर के लिए जो वायर गया है वो खराब हो सकता है, कंप्रेसर का जो कंडेंसर मतलब कैपेसिटर जो लगाया गया है वो वीक हो सकता है, शार्ट हो सकता है, ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं तो वो नहीं स्टार्ट हो पाता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है वोल्टेज डाउन है। वोल्टेज डाउन में होता क्या है कि कंप्रेसर के तरफ लाइट जाएगी तो सही, लेकिन तुरंत स्टार्ट होकर वो बंद हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ हमको समझ में नहीं आता। लेकिन कंडेंसर फैन उस समय भी चलेगा, तो लो वोल्टेज का भी समस्या नहीं समझिए कि होगा। थिम्बल का प्रॉब्लम हो सकता है, इस वायर का प्रॉब्लम हो सकता है, पीसीबी का प्रॉब्लम हो सकता है, या थिम्बल पे जहाँ पर भी वायर ये यहाँ से पंखा और ये कंप्रेसर के लिए जो तार जोड़े गए हैं वहाँ पर कार्बन या जंग वगैरह लगा हो सकता है। तो वो चीज़ों को आप चेक कर लीजिए, कहीं से न कहीं से आपको फॉल्ट मिल जाएगा। तो स्प्लिट एसी का इंडोर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आउटडोर भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट एसी का तीसरे नंबर पर चलते हैं हम लोग। स्प्लिट एसी का आउटडोर स्टार्ट होता है, मतलब ये वाला ऑन हो जाता है लेकिन इंडोर स्टार्ट नहीं होता है। इंडोर न स्टार्ट होने का मतलब क्या है, पहले तो लाइट हमारा इंडोर में ही जाता है ना, इंडोर ही पहले स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन इंडोर स्टार्ट नहीं हो रहा है। 3-4 मिनट के बाद जब ये लाइट को आउट कर रहा है तो आउटडोर साइड हमारा जो कंप्रेसर है और जो कंडेंसर पंखा है वो चालू हो जा रहा है, लेकिन इंडोर हमारा नहीं चल रहा है। इसका मतलब इसका जो पंखा है वो हो सकता है कि उसके तार वगैरह चूहे काट दिए हों, या वायर न कटा हो तो मोटर जल गया हो, या उस
इंडोर फैन का जो कैपेसिटर होता है वो ख़राब हो गया हो। ये सारी समस्याएं आपके इंडोर सिस्टम में जो पंखा लगाया गया है, मोटर लगा हुआ है, मोटर के साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। चूहे भी क्या करते हैं, तार को काट देते हैं, पंखे के तार के तक काट देंगे, या फिर कैपेसिटर का वायर होगा वो काट दिया जाएगा। तो इंडोर सिस्टम नहीं चलेगा। इंडोर सिस्टम नहीं चलने का मतलब इसके अंदर का जो पंखा है वो नहीं चलेगा, लेकिन आउटडोर आपका चलेगा। तो जब आउटडोर चलेगा, इंडोर नहीं चलेगा, तो कमरा जो है ठंडा नहीं होता है, क्योंकि इंडोर का पंखा चलता है तभी यहाँ से कूलिंग जो है इस कमरे के अंदर आती है, जिससे कमरा क्या होता है, ठंडा होता है। तो पंखे के मोटर को विशेष तौर से चेक करें, कहीं ना कहीं आपको खराबी ज़रूर मिल जाएगी। ये तीसरे नंबर में आप उस तरीके से चेक कर सकते हैं। चौथा नंबर है एसी स्टार्ट होकर तुरंत बंद हो जाता है। ये भी एक समस्या है। एसी तुरंत स्टार्ट होता है, मतलब चालू हुआ तुरंत बंद हो गया। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम कब आता है, एसी स्टार्ट होता है और तुरंत बंद हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम कब आता है, तो हो सकता है कि वोल्टेज जो इसको वोल्टेज दिया जा रहा है सॉकेट से, वोल्टेज लो वोल्टेज मिल रहा हो, ठीक है, वोल्टेज लो है तब ये ऐसा होता है, इधर तुरंत चालू होगा, लो वोल्टेज के कारण तुरंत खड़ाक से बंद भी हो जाएगा। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, इसका कैपेसिटर वीक है, जो कि उसको चालू कर रहा है, लेकिन तुरंत जो है कि जो पावर स्टार्ट में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तुरंत वो बंद हो जा रहा है। ये हो सकता है कि CSR वायरिंग किया गया। CSR वायरिंग का मतलब रिले वगैरह लगाया गया, रिले और RC लगा है, SC लगा है, मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर ये दोनों लगाए गए हैं। तो हो सकता है कि आपका जो रिले है वो ख़राब हो चुका है, स्टार्टिंग कैपेसिटर को डायरेक्ट सटा दे रहा है, जो हटाने का काम है वो हटा नहीं पा रहा है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर जब सटेगा तो जो मोटर है ओवर करंट लेगा, और ओवर करंट लेगा तो जो उसके अंदर का OLP होता है वो तुरंत ट्रिप कर जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, रिले आपका ख़राब हो सकता है। यदि CSR वायरिंग है तो, PSC वायरिंग है तो इसमें आपका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, सिंगल जो रनिंग कैपेसिटर है वो ख़राब हो सकता है, या वोल्टेज की प्रॉब्लम हो सकती है, या थिम्बल लूज हो सकते हैं। ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। पांचवें नंबर में है एसी से उचित कूलिंग प्राप्त नहीं हो रहा है। जो हमारा एसी हमने लगाया है कमरे के लिए, जिस तरीके से कूलिंग होना चाहिए वो कूलिंग नहीं हो रहा है। ये समस्या जब एसी लगाया गया तब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ सालों के बाद ये कूलिंग धीरे धीरे कम होती गई। तो ऐसा क्या हो गया है जो कि कूलिंग कम कर रहा है कमरे को? तो इसमें क्या होता है ना, एयर फिल्टर होते हैं हवा को शुद्ध करने के लिए। तो उस पे जो है जो धूल गर्दा होता है उसका एक परत चढ़ जाता है। परत चढ़ जाने के बाद जो हवा को, जो कमरे के अंदर से हवा खींचनी चाहिए वो हवा नहीं खींच पाता है, जिसके वजह से एयर यहाँ से कम कम आता है, धीरे धीरे आता है, और जो है कि आपका कमरा ठंडा नहीं हो पा रहा है, कूलिंग कम हो रहा है, ठीक है। या फिर इसके पंखे का स्पीड जो है कम हो गया है, किसी कारणवश स्टार्टिंग कैपेसिटर जो इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो वीक हो गया है, जिसके वजह से इसका जो स्पीड है वो लो है। या फिर जो कैपेसिटर इसमें लगा है, रनिंग कैपेसिटर लगता है, रनिंग कैपेसिटर ख़राब हो चुका है इसके मोटर का, जिससे इसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। जब स्पीड स्लो होगा तो कूलिंग भी क्या होगी, धीरे धीरे होगी। या फिर ऐसा हो सकता है जो कमरे का इंसुलेशन है, मतलब कमरे के खिड़की दरवाजे के ऊपर जो इंसुलेशन का काम किया जाता है, पूरी तरह से पैकिंग किया जाता है, वो पैकिंग सही से नहीं किया गया है, या पैकिंग ओपन हो चुकी है जहाँ से बाहर की जो गर्मी है बार बार अंदर के तरफ आ रही है, जिससे कमरा सही से ठंडा नहीं हो पा रहा है। और कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि एसी के अंदर जो गैस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब कहीं से न कहीं से लीक है तभी तो कम हो रहा है। गैस तो ऐसे कभी ख़त्म नहीं होता है, ना ही कभी ख़राब होता है। तो कहीं ना कहीं लीकेज है, जिसके वजह से बारीक लीक है, जिसके वजह से गैस कम हो गया है, और ऐसी स्थिति में भी एसी क्या होता है, कूलिंग कम करता है। और क्या कारण हो सकता है?
और ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कि ये जो है कि कम कूलिंग करे। एसी में गैस कम हो सकता है, एयर फिल्टर गंदा हो सकता है, या सर्विस नहीं किया गया है वो समस्या हो सकती है, पंखे का स्पीड कम हो गया है। ये सारी चीज़ें आप इस तरीके का यदि फॉल्ट आता है, मतलब एसी से उचित कूलिंग नहीं मिल रही है, जो कूलिंग पहले मिल रही थी अब नहीं प्राप्त हो रही है वो कूलिंग, तो जो भी मैंने बताया है वो सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ज़रूर वो प्रॉब्लम मिल जाएगा, आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। 6वें नंबर पर चलते हैं। इंडोर यूनिट से कमरे में पानी टपक रहा है, ये समस्या आ जाती है कभी कभी। तो एक चीज़ आप समझिएगा, यहाँ पर एक ड्रेन पाइप होता है इस साइड में, और इस ड्रेन पाइप को पीछे के तरफ, मतलब जहाँ पर ये इंस्टॉल किया जाता है, यहाँ पर एक छेद होता है और इस पाइप को पीछे से निकाल करके पीछे मतलब डाल दिया जाता है और उधर के तरफ पानी बार बार टपकता रहता है। तो पहले तो ये ठीक था, यदि नया है एसी और इससे पानी टपक रहा है कमरे में, पानी कैसे यहाँ से टपकता है, ठीक ना, लेकिन टपकना कहाँ से चाहिए, बस ड्रेन पाइप से पानी निकलना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये दीवार को पकड़ करके पानी नीचे के तरफ आ रहा है। तो यदि नया एसी है तो इसका मतलब इंस्टॉलेशन गलत हुआ है। जिधर के तरफ ढाल होना चाहिए, मतलब जिधर ड्रेन पाइप है उधर के तरफ ढाल होना चाहिए, मैंने इंस्टॉलेशन में ये चीज़ आप लोगों को बताया होगा। तो इधर ढाल होना चाहिए, तो ये ढाल इधर ना हो करके गलती से इधर के तरफ हो गया है। यदि आप वाटर लेवल का इस्तेमाल करते हैं, वाटर लेवल जो टूल्स है मैंने दिखाया था, वो टूल्स का इस्तेमाल करके इसका इंस्टॉलेशन करते हैं तो कभी भी ये समस्या इंस्टॉलेशन के वक्त नहीं आएगी। लेकिन इंस्टॉलेशन करने के कुछ सालों बाद ये समस्या आती है, यहाँ से पानी टपक रहा है, ये यहाँ से पानी टपकने लग जा रहा है। तो इसका अर्थ यही है कि कोई ऐसा धूल कण है या फिर कोई गंदगी है जो कि इस ड्रेन पाइप के मेन होल को बंद कर दिया है, जो पानी यहाँ से हो करके साइड से हो के ड्रेन पाइप से होता हुआ बाहर जा रहा था, अब वह पानी ड्रेन पाइप से नहीं जा रहा है। अब इसका जो ये प्लेट है जहाँ पर इस पानी को ड्रेन वाला प्लेट एक लगा होता है, उस प्लेट में पानी भरता है और ऊपर से जो है कि पानी टपक करके वो नीचे दीवार को पकड़ करके आने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको खोल करके देखें, यहाँ पर कोई कचरा फंसा होगा, या नीचे से फूंक मार के देखें, यहाँ से यदि कोई गंदगी होगी इधर फंसा होगा तो वो जो है कि निकल जाएगा और ये चीज़ पाइप बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो पानी जैसे पहले निकल रहा था वैसे ये निकलने लगेगा, यहाँ से पानी फिर से वापस नहीं आएगा। तो ड्रेन की समस्या आपकी यहाँ से समाप्त हो जाती है। क्लियर? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो लोग शुरू से लास्ट तक सभी वीडियो को देखे हैं उनको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब जो है 7वें नंबर पर चलते हैं। स्विंग मोटर कार्य नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये जो जहाँ से एयर निकलता है, यहाँ से हवा निकलता है इस रास्ते से, इस रास्ते में एक प्लेट होती है, वह प्लेट एक बार ऊपर जाती है एक बार नीचे आती है, एक बार ऊपर जाती है एक बार नीचे आती है। तो ये बार बार जब भी स्विंग मोटर ऑन होता है तो वो प्लेट ऐसे ऐसे बार बार करती है, जिससे इसके अंदर की जो हवा निकलने वाली होती है वो कमरे में चारों तरफ फैलती रहती है। वैसे वो नहीं भी चलेगा तो कोई विशेष अंतर नहीं आता है कमरे के कूलिंग में, लेकिन फिर भी यदि नहीं चलता है तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि वो क्यों नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कि आपका वो मोटर जो स्विंग मोटर है वो खराब हो गया है, या फिर स्विंग मोटर के पास जो सप्लाई पहुंच रही है वो खराब हो चुकी है, या फिर कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है, मतलब ऐसे फील्ड वर्क करते समय ऐसे फॉल्ट मिलते हैं तो हमने ऐसा भी देखा है कि वहाँ पर चूहों ने जो है कि उसके वायर को काट दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, आपका जो स्विंग मोटर है वो नहीं चलेगा, और जब वो स्विंग मोटर नहीं चलेगा तो ऐसा हवा नहीं करेगा, मतलब इसका जो प्लेट है इस तरह से ऊपर नीचे नहीं होगा और आपका जो कूलिंग है
केवल एक दिशा में ही आएगा, पूरे कमरे में नहीं जा पाता है। तो धीरे धीरे पूरा कमरा ठंडा हो ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको पूरा प्लेट इसका खोलना है, ऊपर का कवर हटा देना है। वहाँ से आपको स्विंग मोटर को पूरी तरह से देख लेना है कि उसका वायर सभी ठीक ठाक है और वहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। 5 तार वाला होता है यहाँ पर, जो भी इंडोर या फिर मतलब स्प्लिट एसी में जो स्विंग मोटर लगते हैं 5 वायर वाले लगते हैं। तो या तो वहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है या फिर आपका मोटर ख़राब है, ये दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मोटर के वायर जो है कि चूहों द्वारा काट दिया गया है। ठीक है, तो वो चेक करके आप लोग उसको ठीक कर सकते हैं। 8वां नंबर है एसी का रिमोट कार्य नहीं कर रहा है। ये भी एक समस्या है। यदि एसी का रिमोट आपके पास है और रिमोट काम नहीं कर रहा है तो दिक्कतें आती हैं। जो आप एसी को अपना आराम से नीचे बैठ करके कंट्रोल कर पा रहे हैं वो अब नहीं हो पाएगा। एसी ऑन ऑफ, टेम्परेचर को सेटिंग ऊपर नीचे करना, स्लीप मोड लगाना, मतलब कि एसी को एक समय के बाद, निश्चित समय के बाद बंद कर देना, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे आप जब रिमोट सही से काम नहीं करेगा। तो इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम तो सेल का आता है, जो बैटरी होती है उसके रिमोट के अंदर जो बैटरी होती है, तो बैटरी का प्रॉब्लम आता है। तो बैटरी का प्रॉब्लम आएगा तो बैटरी को पहले आप निकाल करके देखिए। 2.3 वोल्ट के आसपास एक बैटरी से वोल्टेज मिलेगा तो लगभग उस बैटरी को सही माना जाएगा। और आपको रिमोट चेक करना है कि रिमोट सही है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिमोट ले लीजिए, रिमोट का अंदर जो सेल वगैरह है सब कुछ लगा लीजिए और मोबाइल का कैमरा ऑन कर लीजिए। और कैमरे के नीचे जो रिमोट का जो एक एलईडी होता है बीच में आप देखे होंगे, तो उस एलईडी को कैमरे पर रख करके कोई भी बटन बारी बारी से सभी बटन को दबा करके देख लीजिए। यदि बटन को दबाएंगे तो कैमरे में जो है कि आप स्क्रीन पर देखेंगे मोबाइल के, तो वहां पर क्या होता है ना कि एलईडी जलती हुई नजर आएगी। आप ऐसे देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन कैमरा जो होता है मोबाइल का वो उस चीज को देख लेता है और वो समझ जाता है कि यहाँ से आपका जो तरंग है वो निकल रही है, मतलब एलईडी उसकी जल रही है या बुझ रही है। जब भी आप बटन को दबाएंगे तब वो दिखेगा आपको। लेकिन बटन को दबाने के बाद यदि वो एलईडी नहीं जल रही है आपके कैमरे के अंदर, तो समझिए कि आपका रिमोट खराब है। यदि एलईडी जल रही है, मतलब सभी बटन को दबाने पर देख लीजिए, सभी बटन को बारी बारी से दबा के देख लीजिए सभी बटन आपके सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का रिमोट हो, टीवी का रिमोट हो, एसी का रिमोट हो, चाहे कोई भी रिमोट हो, वो चीज़ जो है कि उसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में उसके बटन को दबा के देखिएगा, एलईडी जलती हुई नजर आएगी, समझिए रिमोट सही है। उसके अलावा जब फिर भी रिमोट काम नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि इसके अंदर जो पीसीबी है उसका सेंसर खराब हो चुका है। सेंसर उस पीसीबी के जो रिमोट के द्वारा तरंगे निकल रही है उन तरंगों को सेंस नहीं कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि आप पीसीबी को चेंज करवाएं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप पीसीबी को चेंज करवा सकते हैं। तो रिमोट काम नहीं कर रहा है तो रिमोट को चेक करना मैंने बता दिया कि रिमोट सही है कि खराब है, बैटरी सही है कि खराब है, ये तो नॉर्मल चीज़ होता है। बैटरी आप भी चेक कर सकते हैं। बैटरी नया ज़्यादा दिन का है तो उसमें आजकल दिखा भी रहा है कोने में बैटरी ख़त्म हो जाएगा, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं, क्योंकि रिमोट के अंदर भी आपका डिस्प्ले होता है और उसमें बैटरी के जो पावर होते हैं वो भी दिखाता है कि इसमें वोल्टेज है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप नॉर्मली देख सकते हैं। लेकिन रिमोट ख़राब है या सही है आप मोबाइल के कैमरे में ही चेक कर पाएंगे। 9 नंबर पर चलते हैं। एसी करंट मार रहा है, सबसे खतरनाक चीज़ होता है ये दोष है एसी से करंट मारने वाला दोष। मतलब कहीं पर आपने टच कर दिया और ये करंट मार रहा है, तो करंट मारने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारा वायर है, फेज न्यूट्रल का जो भी वायर मेन सप्लाई जा रही है, वो वायर कहीं से ना कहीं से बॉडी में टच हो गया है। और जब टच हो गया है तो बॉडी से पूरा करंट आने का दोष आएगा। तो पहले तो पूरी वायरिंग को आप चेक कर लीजिए, इनडोर से लेकर के आउटडोर जितनी भी वायरिंग होती है उन सभी वायरिंगों को चेक कीजिए। कहीं से न कहीं से आपको यदि तार सटा हुआ मिलता है तो उनको हटा दीजिए। यदि आपको वायर कहीं से बॉडी में सटा हुआ नहीं मिल रहा है तो एक एक करके आपको क्या करना है, इसका कंप्रेसर मोटर अर्थ है ये चेक करना है। कहीं से कंप्रेसर मोटर तो अर्थ नहीं हो गया है। कंप्रेसर मोटर यदि अर्थ हो गया है, अर्थ होने का मतलब किसी एक पिन से, मतलब इसमें 3 पिन होता है कंप्रेसर का,
तो किसी भी CS और R किसी एक पिन पर लगाइए और एक जो तार है बॉडी पर लगाइए। यदि ऐसा करने पर कंटिन्यूटी मिलता है तो समझ जाइए कि हमारा जो कंप्रेसर है वो अर्थ हो गया है और जो करंट मार रहा है कंप्रेसर से मार रहा है। तो इसके लिए एक ही उपाय है, आप कंप्रेसर को हटाइए, दूसरा नया कंप्रेसर लगा दीजिए। एक तो उपाय ये रहा, यह कंप्रेसर अर्थ होगा तो मोटर अर्थ होगा, तो वही बात है, आप मोटर के अर्थ को चेक कीजिए। यहाँ पर कंडेंसर मोटर होता है उसको चेक कर लीजिए, यहाँ पर एवापोरेटर के अंदर जो ब्लोअर मोटर होता है उसको भी चेक कर लीजिए। तो मोटर के अंदर से अर्थ होगा या फिर कहीं वायरिंग सटी होगी, तब जा कर के ये वाला दोष हमको आता है, मतलब करंट मारने का दोष आता है। तो सबसे पहले यही चीज़ें चेक की जाती है, कहीं आप जाएं तो क्या पता कि करंट ना मार दे। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही आपको चेक कर लेनी चाहिए। 10वें नंबर पर चलते हैं। एसी बार बार ओवरलोड होकर के बंद हो जा रहा है। ये क्या प्रॉब्लम है? ओवरलोड होके बंद हो रहा है। ओवरलोड होने का मतलब सबसे मुख्य कारण ये हो सकता है कि वोल्टेज की कमी होगी। एसी बंद होने का मतलब ना कंप्रेसर इसका बंद हो जा रहा है, बार बार ट्रिप कर रहा है, बंद हो जा रहा है। लाइट जा रही है लेकिन कुछ देर के बाद वो बंद हो जा रहा है। तो ऐसे समस्याएं में क्या होता है कि आपका जो वोल्टेज है कम हो सकता है, पहली बात ये हो सकती है। दूसरा, कंप्रेसर के अंदर आयल की कमी हो गई है, जिससे उसके पार्ट्स जो घूमने वाले हैं, जो एक दूसरे से घिस रहे हैं, वहाँ पर लोड बढ़ जा रहा है, जिसके वजह से एम्पियर ज़्यादा लेता है और OLP जो है कि उस चीज़ को ट्रिप करा देता है। तीसरा जो है कि इसके अंदर जो सर्विसिंग का कार्य है वो सर्विस बढ़िया से नहीं हुआ, मतलब सर्विस आपने बहुत ज़्यादा दिन हो गया इस एसी को कराए। सर्विस कराने से फ़ायदा ये होता है कि जो एयर होती है, जो कंडेंसर फैन होता है, वो एयर को खींच करके कंडेंसर से बाहर गर्मी को निकालता रहता है। लेकिन जब ये सर्विस करने लायक हो जाता है, मतलब कंडेंसर जो फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होते हैं उनके फिन्स के बीच में गंदगी भर जाती है, तो जो एयर निकलने वाला होता है वो हवा नहीं निकल पाता है, और हवा सही से नहीं निकलेगा तो कंप्रेसर और हीट होगा। और जब कंप्रेसर और हीट होता है तो ऐसी स्थिति में भी OLP क्या करेगा, बार बार ट्रिप करेगा। तो सर्विस भी कराना आपको पड़ेगा। या फिर कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है वो वीक हो गया है, ख़राब हो चुका है। या फिर आपका CSR वायरिंग है तो रिले ख़राब होगा, मतलब वोल्टेज टाइप जो रिले लगाए हैं, या स्टार्टिंग कैपेसिटर ख़राब होगा, या फिर रनिंग कैपेसिटर ख़राब होगा। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके, जो भी मैंने बताया है, वीडियो को रोक करके पीछे जा करके आगे जो भी मैंने बताया सब कुछ आप एक एक करके चेक करिए, कहीं से न कहीं से आपको फॉल्ट मिलेगा। और यदि ऐसा कुछ होता है कंप्रेसर के अंदर से कोई फॉल्ट है, सब कुछ बाहर चेक कर लीजिए, सब बाहर वाला सिस्टम सही है, अंदर से यदि फॉल्ट आता है कंप्रेसर के तो उसको रिपेयर नहीं किया जाता है, कंप्रेसर को सीधे ही हटा दीजिए, दूसरा नया कंप्रेसर लगाइए और उसके बाद उसमें जो भी प्रोसेस होते हैं गैस चार्जिंग के, वो गैस चार्जिंग वाला प्रोसेस करके गैस भर दीजिए पूरे सिस्टम में, फिर से आपका सिस्टम सही हो जाएगा। 11 नंबर पर चलते हैं। 11 नंबर में क्या है, गैस चार्ज करते समय एसी में चोक हो जा रहा है। ये समस्या कब आती है? तो ज़्यादातर ठंडे के मौसम में आती है और बरसात के मौसम में आती है। तो कभी भी गैस चार्ज करें तो मौसम को देखते हुए गैस चार्ज करें, और वैक्यूम यदि आपने सही तरीके से नहीं किया है तो आपके गर्मी के मौसम में भी ये ऐसा हो सकता है। मॉइस्चर चोक ये होता है, जो भी ये गैस चार्ज करते समय एसी में चोक होने वाली बात है वो मॉइस्चर चोक होता है। मॉइस्चर चोक का मतलब बाहर की हवा उसके अंदर घुसी पड़ी है, नमी है। जो एसी चलती है तो इंडोर सिस्टम के तरफ जिधर ठंडा होता है वहाँ पर नमी जब पहुँचता है तो वो ठंडा होकर के बर्फ़ में बदल जाता है और पाइपों में फंस जाता है। बर्फ़ जो है पाइपों के अंदर फंस जाता है, और जब पाइपों में फंस जाएगा तो होगा क्या कि जो गैस आपका चल रही होती है उस गैस को वह रोक देगा और कूलिंग जो है कि रुक जाती है। तो इसको हम लोग मॉइस्चर चोक कहते हैं। जब गैस चार्ज करते समय जो भी चोक होता है उसको हम लोग मॉइस्चर चोक कहते हैं। और गैस चार्ज करते समय ये ध्यान रहे कि वैक्यूम आपका बढ़िया से होना चाहिए, और मौसम का विशेष ध्यान दें। यदि ठंडी का मौसम है या फिर बरसात का मौसम है, नमी वाला मौसम है, तो ऐसी स्थिति में ये बार बार चोकिंग की समस्या आएगी। यदि इसको ठीक करना
करना है, मान लेते हैं कि ज़रूरी है आपको ठंडे के मौसम में या बरसात के मौसम में गैस को चार्ज करना एकदम ज़रूरी है। कस्टमर कहता है कि नहीं ज़रूरी है, हमारा दुकान है और इसमें जो है कि ये सारे सामान रखे गए हैं, ख़राब हो सकता है, इसको चलाना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, उस समय गैस चार्ज करते समय पहले जो वैक्यूम कीजिएगा, वैक्यूम पंप से वैक्यूम कीजिएगा, मतलब बढ़िया वाला वैक्यूम पंप लीजिएगा और उससे वैक्यूम कीजिए। और वैक्यूम करते समय सभी पाइपों को लगभग जो भी पाइपें आपको बाहर से दिख रही है, सभी पाइपों को वेल्डिंग गन से जो लौ निकलता है गर्म करके हल्का हल्का गर्म कर दीजिए, ताकि जो अंदर की नमी है वो खींच करके बाहर की तरफ चली आए। नमी रहित सिस्टम रहेगा तो उसमें आप गैस चार्ज करेंगे तो चोकिंग की समस्या नहीं आएगी। तो ऐसा यदि करते हैं तो ये समस्या से आप निजात पा सकते हैं। लेकिन मौसम को थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जाए, मतलब आप ठंडी के मौसम में और बरसात के मौसम में गैस को चार्ज न करें तो बेहतर रहेगा। 12 नंबर पर चलते हैं। स्प्लिट एसी के लिक्विड लाइन पर बर्फ़ जम रहा है लेकिन कमरा ठंडा नहीं हो रहा है। किस पे जम रहा है? स्प्लिट एसी के लिक्विड लाइन पर बर्फ़ जम रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है 12 नंबर और 13 नंबर, दोनों प्रॉब्लम बहुत ज़्यादातर आती है। कभी कभी तो समस्याएं आ जाती है और इंटरव्यू में भी इसी के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है कि स्प्लिट एसी के लिक्विड लाइन मतलब इसमें 2 लाइनें होती हैं ना, एक पतली होती है और एक जो है कि बहुत मोटी होती है। बहुत मोटी का 1/4 की होती है और 1/2 की होती है, मतलब मोटी वाली 1/2 की होती है। लिक्विड लाइन से क्या हो रहा है, गैस इधर आता है, आउटडोर से गैस इधर के तरफ इनडोर के तरफ आता है। और सक्शन लाइन से क्या होता है, इनडोर से आउटडोर के तरफ गैस जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि लिक्विड को ये लेकर के आ रहा है, इधर से वापस भेज रहा है। तो जब केवल इस पर बर्फ़ जमने लगे, मतलब लिक्विड लाइन पर ही बस बर्फ़ जमे, इधर इंडोर सिस्टम जो कॉइल है, मतलब एवापोरेटर कॉइल है, वो ठंडा नहीं हो रहा है, केवल इनडोर पर ये जो लिक्विड लाइन है, लिक्विड लाइन पर केवल बर्फ़ जम रही है। तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में लीकेज हो गया है और वो जो है कि गैस धीरे धीरे लीक कर गई है, गैस कम हो गया है, जिसके वजह से इस पर जो है कि बर्फ़ आ रहा है। ठीक है, इस पर बर्फ़ आ रहा है और इधर जो है कि कूलिंग नहीं हो रहा है। तो जब इस पे बर्फ़ आने लगे तो एक ही उपाय है, मतलब एक ही चीज़ हो सकता है कि उसका लीकेज होगा, और लीकेज हो सकता है तो गैस कहीं से न कहीं से लीक होकर के कम हो गई है, जिसके वजह से लिक्विड लाइन पर आइस आता है, बर्फ़ आता है। ठीक है, तो क्लियर आपको समझ में आया होगा। एक और चीज़ हो सकता है कि कंप्रेसर का जो पंपिंग है वो डाउन हो गया है, मतलब कंप्रेसर का जो पंप है वो पंप सही से नहीं कर पा रहा है, इसको गैस को ढकेल नहीं पा रहा है, लो प्रेशर में ढकेल पा रहा है, जिसके वजह से मतलब जितना उचित प्रेशर होना चाहिए कंप्रेसर का प्रेशर कम हो गया है, तो इसके वजह से भी इसके ऊपर आइस आने लग जाता है। तो 2 कारण हमने बता दिया, एक तो लीकेज और दूसरा कंप्रेसर का पंपिंग डाउन। ये दोनों में से कोई एक सिस्टम हो सकता है। आप गैस को चेक कर लीजिए। गैस चेक करने के लिए यहाँ पर सक्शन वाल्व होता है, सक्शन वाल्व में एक चार्जिंग वाला व्यवस्था होता है, चार्जिंग पिन लगा होता है और यहाँ पर ये पाइप लगा करके आप गेज लगा करके इसका घड़ी चेक कर सकते हैं कि गैस जितना रहना चाहिए चलते समय उतना है कि नहीं है। तो हो सकता है कि उसमें दिखाएगा कि आपका कम गैस है, इसके वजह से जो है कि ये हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, जब कम गैस है तो गैस तुरंत भर देना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए? तो यदि इस पर आइस आ रहा है तो इसका मतलब गैस कम हो गया है। पहले आप उसको चेक कर लीजिए, गैस कम दिखाएगा तो उसी को टॉप अप करने की प्रक्रिया, टॉप अप करने वाली जो एक वीडियो हमने बनाया है उस चीज़ को आप देखिएगा, समझिएगा। तो उस ऐसी ही स्थिति में गैस को टॉप अप किया जाता है। यदि R22 है तो आप टॉप अप कर सकते हैं, R290 है तो उसको भी आप टॉप अप कर सकते हैं, लेकिन R32 है या R410 है तो इसको आप टॉप अप नहीं कर सकते हैं।
और टॉपअप करने का मतलब यही है ना कि कहीं से ना कहीं से ये पहले लीकेज है, फिर से टॉपअप कीजिएगा, मतलब फिर से इसमें दोबारा गैस जितना कम हुआ है वापस उसमें भर देंगे, तो जहाँ से लीक रहेगा तो फिर से वापस निकल ही नहीं जाएगा। तो आपको यही काम करना है कि पहले टॉपअप करने से बढ़िया ये है कि पहले लीकेज को ढूंढ लिया जाए। यदि लीकेज यहाँ नट बोल्ट होता है, जो यहाँ फ्लेयर नट लगता है वाल्व के ऊपर और यहाँ पर लगता है, एक यहाँ लगता है और एक यहाँ लगता है, इन चारों नटों को चेक कर लीजिए। नटों पर से कहीं से लीकेज होगा तो वो चीज़ दिखेगा और उसको आप टाइट करके यदि सही कर लेते हैं तो आप टॉपअप कर सकते हैं। टॉपअप इन दोनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों है तो यदि गैस निकल गई है तो ये खतरनाक हो सकता है। तो उसके लिए यदि गैस कम हो जाती है तो गैस को पूरा ही निकाल दिया जाए और फिर से लीकेज उकेज टेस्ट करके बढ़िया से फिर से जो है कि वैक्यूम करने के बाद इनको चार्ज किया जाए, तब बेहतर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि लिक्विड लाइन पर आइस आ रहा है, इसका मतलब कहीं से न कहीं से लीकेज है और गैस कम हो चुका है। और गैस कम हो चुका है तो पहले आप लीकेज को टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर गैस को टॉप अप करेंगे या फिर गैस दोबारा फिर से नए सिरे से भरेंगे। 13 नंबर है, स्प्लिट एसी के सक्शन लाइन पर बर्फ जम रहा है। मतलब एक बार तो इस पे जम रहा था तो गैस की कमी हो रही थी, लेकिन सक्शन लाइन पर जम रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। ये सक्शन वाली लाइन है, इस पे जो है कि बर्फ पूरी तरह से जम जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपको क्या लगता है, गैस ओवर हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। गैस ओवर होगा मतलब कम था तो ये वाला जमा, ओवर होगा तो ये जम सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये कुछ दिन के बाद ना समस्या आ रही है। बीच में कौन गैस उसमें भर दिया, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो कुछ दिन के बाद मतलब एसी जब चल रही है, पहले बढ़िया चल रहा था, कुछ दिन के बाद जो है कि क्या हुआ कि इस पर आइस आना शुरू हो गया और कूलिंग जो है कि धीरे धीरे कम हो रहा है और इस सक्शन वाले लाइन पर बर्फ एकदम जम जा रहा है। तो इसमें क्या होता है वो चीज़ समझिएगा, एसी को सर्विस करना होता है। मतलब इधर का जो हीट लोड होता है कम हो जाते हैं। हीट लोड का मतलब इसमें एयर फिल्टर लगे होते हैं, डबल एयर फिल्टर होता है इंडोर सिस्टम के अंदर। तो एयर फिल्टर यदि पूरी तरह से गंदा हो गया है तो हवा जो खींचेगा ये, तो कमरे की हवा को सही से अंदर नहीं खींच पाएगा और कमरे की हवा की जो गर्मी होती है एवापोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है उसमें नहीं जा पाएगा, तो जिससे ठंडा गैस जो होता है इधर के तरफ आ जाता है, सीधे सीधे वाष्प में नहीं बदल करके द्रव में ही इधर आ जाता है और ये पूरी लाइन क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कब? जब इधर के तरफ गंदगी रहेगा तब, मतलब ये जो आपका ये दोनों फिल्टर गंदे हैं तब जाकर के ऐसा हो सकता है। और कंडेंसर आपका जो कि उस समय सर्विस करने लायक होगा तब जाकर के ऐसे इधर के तरफ समस्याएं आती हैं। तो इनको जो है ज़रूर आप चेक करें, कहीं से न कहीं से आपको समस्या ज़रूर मिलेगी, उसका समाधान आप उस तरीके से कर सकते हैं। मतलब इस पर यदि बर्फ़ आ रहा है लिक्विड वाले लाइन पर, मतलब गैस कम है, इस पर बर्फ़ आ रहा है, इसका मतलब एसी को सर्विस करना है। 14 नंबर, स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट का फैन मोटर नहीं चल रहा है। मतलब आउटडोर यूनिट का सब कुछ चल रहा है, मतलब एसी में सब कुछ चल रहा है, फैन मोटर नहीं चल रहा है। फैन मोटर जो पंखा होता है आउटडोर यूनिट में वो नहीं चल रहा है। नहीं चलेगा तो क्या समस्या आ सकती है आपको सोच करके बताना है। सोचिए और बताइए कि यदि ये नहीं चलता है, इसका पंखा कंप्रेसर चल रहा है, इधर का कंडेंसर का एवापोरेटर का जो पंखा है वो भी चल रहा है, लेकिन कंडेंसर का जो पंखा है वो नहीं चल रहा है, तो क्या होगा? तो यही हो सकता है कि जो हमारा जो कंडेंसर है उसकी गर्मी को कौन निकालता है? कंडेंसर वाला पंखा निकालता है। तो गर्मी सही से निकल नहीं पाएगी, और जब गर्मी सही से नहीं निकल पाएगी तो क्या होगा, वो जो वेपर होता है, कंडेंसर क्या करता है, वो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, मतलब वाष्प को द्रव में बदलता है। तो वो बदलाव नहीं हो पाएगा कंडेंसर में, और वो कंडेंसर में बदलाव नहीं होगा तो इधर के तरफ कूलिंग नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इधर के तरफ जो पंखा नहीं चलता है उससे हमारे घर के अंदर, कमरे के अंदर कूलिंग इफेक्ट आएगा, कूलिंग कम आएगा या फिर होगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंडेंसर का जो पंखा है उसको चेक करना है, क्योंकि कंप्रेसर चल रहा है, इसका अर्थ ये है कि इधर से लाइट उधर पहुंच रही है, आपका कंप्रेसर ठीक ठाक है,
कंडेंसर वाला जो पंखा है हो सकता है कि ख़राब हो गया हो, या फिर उसमें वायर के दिक्कत हो, वायर का जो कनेक्शन है उसका थिम्बल लूज हो गया हो, या कैपेसिटर उसका ख़राब हो गया हो। ये सारी चीज़ें आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समस्याएं जरूर मिल जाएगी। कंडेंसर फैन से यदि दिक्कत है तो कंडेंसर फैन को ही आप केवल चेक करिए, वहीं पर आपको समस्या मिल जाएगी। 15 नंबर और आखिरी नंबर, स्प्लिट एसी के आउटडोर में लगा फैन चल रहा है। मतलब आउटडोर में लगा फैन मतलब कंडेंसर फैन चल रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है, वहीं पर कंप्रेसर नहीं चल रहा है और कंडेंसर वाला जो पंखा है वो चल रहा है। अब जो पिछला वाला था उसी का ठीक विपरीत हो गया। पिछले वाले में कंप्रेसर चल रहा था, कंडेंसर फैन नहीं चल रहा था, लेकिन इस वाले में आपका कंडेंसर फैन चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, कंप्रेसर नहीं चलेगा तो इधर कूलिंग नहीं आएगा, केवल हवा आएगा। उधर से भी पंखा चल रहा है, इधर से भी पंखा चल रहा है तो इधर हवा आएगा, उधर से भी हवा निकलेगा। लेकिन कंप्रेसर जब नहीं चलेगा तो जो रेफ्रिजरेशन की साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगी। जब रेफ्रिजरेशन का साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो जो कमरे के अंदर कूलिंग इफेक्ट है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या चेक करना है, कंप्रेसर को जो वायरिंग से जोड़ा गया है तो उस वायरिंग का थिम्बल वगैरह चेक कर लीजिए। थिम्बल लूज होने के कारण भी कंप्रेसर नहीं चलता है। यदि आपका पीएससी वायरिंग है मतलब केवल एक कैपेसिटर से लगा हुआ है तो कैपेसिटर भी खराब हो सकता है, मतलब आपका रनिंग कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर खराब हो सकता है, उस चीज़ को चेक कीजिए। या फिर यदि आपका सीएसआर वायरिंग है तो उसमें आपका रिले भी लगा हो सकता है, रनिंग कैपेसिटर लगेगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा। तो ये तीनों को आप बारी बारी से चेक कीजिए, ये भी खराब हो सकते हैं। या फिर आपका कंप्रेसर मोटर भी खराब हो सकता है या कंप्रेसर भी डायरेक्ट खराब हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, अलग से अपना वायरिंग बनाइए, मतलब अलग से एक कैपेसिटर ले जाइए और उसको जो है कि अलग से डायरेक्ट लाइट दे करके कंप्रेसर को स्टार्ट करके देख लीजिए। डायरेक्ट स्टार्ट करने पर भी वो कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो इसका अर्थ है कि कंप्रेसर ही खराब हो चुका है। यदि डायरेक्ट लाइन देने पर कंप्रेसर चालू हो गया तो समझ लीजिए कि या तो उसका कैपेसिटर खराब था या रिले खराब था या फिर स्टार्टिंग कैपेसिटर खराब था या थिम्बल लूज था या वायर खराब था। ये कहीं से न कहीं से आपको समस्याएं मिलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आज के इस वीडियो में आपको इस आखिरी वीडियो में इन 15 प्रकार के दोष के बारे में बताया है और यही बेसिक दोष होते हैं जो कि स्प्लिट एसी में आते हैं। इनके अलावा भी आप जब आप फील्ड में उतरिएगा तो कहीं से न कहीं से कुछ अलग चीज़ें भी आपको देखने और सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा, लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे तब। ठीक है, तो आज की ये वीडियो आपको किस तरीके से कैसी लगी, आपको यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए। आखिरी है वीडियो, इस वजह से मैं वीडियो को लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ। और यदि आपको और कोर्स करना है, मतलब इसके बाद वॉशिंग मशीन का कोर्स चालू होने वाला है, तो कोर्स और भी करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको जो है कि वीडियो लगातार हर एक कोर्स की मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।